हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट के बारे में। क्लास 11th की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, एक अच्छा टॉपिक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मोल है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है और ग्रीक भाषा में जो मोल शब्द है इसको जब हम हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब होता है एक ढेर, यानी किसी या किन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करके उसका एक ढेर लगा देना, इसको हम मोल कहते हैं। देखिए बच्चों, मोल मापन की एक इकाई है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि परमाणु और अणु या आयन ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। तो हमारी जो नॉर्मल मापन की इकाइयां हैं उनसे हम इसका मापन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक नई मापन इकाई बनानी पड़ी जिसको हम कहते हैं मोल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो मोल है इसकी परिभाषा क्या है। आप ध्यान से इसकी परिभाषा को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही परमाणु, अणु या आयन अथवा जो अपरमाणविक कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि उपस्थित हों, जितने की C12 के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित रहते हैं। देखिए बच्चों, C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, अगर उतनी ही संख्या में आप किसी दूसरे तत्व के परमाणु या यौगिक के अणु लेकर उनका भार करते हैं तो जितना उनका भार या वेट आएगा उसको आप कहेंगे एक मोल। तो एक बार फिर समझिए, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हों जितने की C12 के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित रहते हैं, एक मोल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवागाद्रो संख्या, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि अवागाद्रो संख्या हम किसे कहते हैं। देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इस संख्या को अवागाद्रो संख्या कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि C12 के जो 12 ग्राम हैं उनमें परमाणुओं की संख्या एक अवागाद्रो संख्या के बराबर ही होगी। मतलब अगर आपके पास C12 के 12 ग्राम है तो इसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी। तो देखिए बच्चों, फिर आप ये भी कह सकते हैं इस बात को जानने के बाद कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार के कण एक अवागाद्रो संख्या में उपस्थित हैं तो आप उसे एक मोल कह सकते हैं। अगर आपके पास एक अवागाद्रो संख्या में परमाणु है तो आप उसे एक मोल कह सकते हैं। अगर आपके पास एक अवागाद्रो संख्या में अणु है या आयन है या इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसको एक मोल कह देते हैं। तो देखिए, आपको दो तरीके से मोल को परिभाषित करना आ गया। पहला ये कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु, अणु या आयन या अपरमाणविक कण उपस्थित हों जितने की C12 के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार के
एक आवागाद्रो संख्या के बराबर कणों को 1 मोल कहा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, हम ये बात करेंगे कि हम मोल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा यही मेन उद्देश्य है कि हम मोल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो मोल को ज्ञात करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप पदार्थ के भार से मोल ज्ञात कर सकते हैं, आप कणों की संख्या से मोल ज्ञात कर सकते हैं, या आप किसी गैस के आयतन से भी मोल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 विधियां हैं। आप भार से कर सकते हैं, कणों की संख्या से कर सकते हैं, या आप गैस के आयतन से कर सकते हैं। यहां ये ध्यान देना जरूरी है कि जो आयतन है वो सिर्फ गैस के लिए होगा। आप आयतन वाली कंसेप्ट को ठोस या जो द्रव हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको केवल गैस के लिए ही इसे अप्लाई करना है। अब देखिए, आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एक करके हम भार से, कणों की संख्या से या गैस के आयतन से हम इनको मोलों में कैसे बदल सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखते रहना, पूरी आप वीडियो देखना। इसमें मैं आपको सारी बातें इसमें बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स भी दें। जो भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट्स के रूप में जरूर दें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि हमें पदार्थ का भार दिया हुआ है तो हम इससे मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, या तो हमें किसी तत्व का भार दिया गया होगा या किसी यौगिक का भार दिया गया होगा। देखिए, यहां पे थोड़ा सा आप अंतर समझिए कि अगर आपको किसी तत्व का भार दिया गया है तो आप परमाणु के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी यौगिक का भार है तो आप यौगिक के अणुओं से डील कर रहे हैं। तो तत्व के लिए और यौगिक के लिए जो मोल हैं उनको निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। देखिए, पहला हमारे पास फार्मूला क्या है, तत्व के मोल बराबर तत्व का ग्राम भार अपॉन तत्व का ग्राम परमाणु भार। देखो बच्चों, यदि आपको किसी तत्व का भार दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आप उस तत्व के ग्राम में भार को उस तत्व के ग्राम परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह यदि आपके पास कोई यौगिक है और आप उस यौगिक में उपस्थित अणुओं को मोल की संख्या में बदलना चाहते हैं तो आप यौगिक के ग्राम भार को यौगिक के ग्राम अणुभार से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए, मैं आपको इसे थोड़ा सा बात समझा देता हूं। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स हैं। तो बताइए मेरे पास नाइट्रोजन के कितने मोल हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन एक तत्व है। यहां मुझे नाइट्रोजन तत्व का ग्राम में भार दिया गया है, तो मैं इसे मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार है वो कितना होगा। देखिए, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 AMU होता है, और यदि आप इसे ग्राम में लिख देते हैं तो ये ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला है मोल बराबर तत्व का ग्राम में भार अपॉन तत्व का ग्राम परमाणु भार। तो तत्व का ग्राम में भार कितना है 28, तत्व का ग्राम परमाणु भार कितना है 14। तो देखिए मेरे पास कितने मोल आ गए 2। तो इस तरह यदि आपको तत्व का भार दिया हुआ है तो आप उसे तत्व के
परमाणु ग्राम परमाणु भार से डिवाइड करके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार आप देखिए कि यदि आपके पास एक यौगिक है, मान लीजिए आपको CO2 दिया हुआ है, ये एक यौगिक है और आपको कहा गया कि आपके पास CO2 के 44 ग्राम्स है, 44 ग्राम्स, ये इसका भार दिया हुआ है। अब CO2 का ग्राम अणु भार कितना होगा? ग्राम अणु भार ये कितना होगा? अब हम देख लेते हैं। देखिए, कार्बन का परमाणु भार होता है 14, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार होगा 32। ये कार्बन के लिए हम 12 का यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो 12 कार्बन का परमाणु भार हुआ, 16 इंटू 2 32, तो कितना हुआ? 44 ग्राम पर मोल, ये इसका अणुभार हुआ। तो अब देखिए, अगर आपको मोल्स ज्ञात करने हैं तो मोल का फार्मूला क्या है? मोल बराबर होंगे यौगिक का ग्राम में भार अपॉन यौगिक का ग्राम अणुभार। तो कितने मोल्स आ गए? 1। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप यौगिक का जो भार है या तत्व का जो भार है उसको मोलों में परिवर्तित कर सकते हो। बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कणों की संख्या दी गई है तो आप तत्व के मोल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तत्व के मोल बराबर होंगे तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो भी आपको परमाणुओं की संख्या दी गई हो, अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तो बच्चों, क्या आपको अवोगाद्रो संख्या अभी याद है? मैंने आपको बताया था 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको तत्व के जितने भी परमाणु दिए गए हैं आप उसे अवोगाद्रो संख्या से भाग दे दीजिए, तो आपके पास उस तत्व के मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप यौगिक के मोल ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके पास यौगिक के अणुओं की संख्या होगी, आप उस संख्या को अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास यौगिक के मोल आ जाएंगे। तो देखिए, 2 सूत्र हमने अभी पहले पढ़े थे भार के लिए, 2 सूत्र ये हुए, हमारे पास 4 सूत्र आ जाते हैं जिनसे आप मोल ज्ञात कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता देता हूं। यदि आपको किसी तत्व के मोल ज्ञात करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यदि आपको किसी यौगिक के मोल ज्ञात करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या हो अगर आपको यौगिक दिया जाए और आपसे तत्वों के मोल पूछ लिए जाए? अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि यौगिक हमें दिया हुआ है और मोल हमारे से पूछे गए तत्वों के। तो यहां अब आप एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यदि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो, देखिए यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मोलों की संख्या, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यौगिक के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इसका सूत्र तो हमारे पास है, यौगिक के मोल बराबर यौगिक का ग्राम में भार अपॉन यौगिक का ग्राम अणु भार। तो देखिए, आप यौगिक के जो मोलों की संख्या है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यौगिक में जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, किसी तत्व का एक परमाणु होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, इस तरह से होंगे, तो आप उन परमाणुओं की संख्या से जो यौगिक के मोल हमने ज्ञात किए हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो तत्व के मोल हैं वो आ जाएंगे। देखिए, आप इसको बात समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कहा गया कि C6
C6H12O6। अब आपके पास इसके 180 ग्राम उपस्थित हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। आपके पास ग्लूकोज के 180 ग्राम भार है। तो बताइए ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं। अब देखिए यहां आपको यौगिक का भार दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तत्वों के मोल कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज है इसका ग्राम अणुभार हम देख लेते हैं। इसका ग्राम अणुभार होगा, देखिए कार्बन का परमाणु भार है 12 × 6 क्योंकि 6 परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 × 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 × 6। तो ये कुल होगा 180। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके मोल ज्ञात कर लेने हैं। अब देखिए इसके मोल किसके बराबर होंगे, यौगिक का ग्राम में भार 180 अपॉन यौगिक का ग्राम अणु भार 180। तो कितने मोल आ गए, 1। अब देखिए आपके पास ये ग्लूकोज के मोल हैं, यौगिक का मोल, ठीक है ना। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करने थे कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल। तो अब देखिए बेटा, जो कार्बन के मोल हैं वो कितने होंगे, कार्बन के मोल होंगे। अब देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6। तो 6 × 1। तो आपके पास जो कार्बन के मोल होंगे वो 6 मोल ही होंगे। हाइड्रोजन के मोल आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 12। तो 12 × 1, तो इसके 12 मोल होंगे। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 6। तो 6 × 1 = 6 मोल। तो देखा आपने, पहले हमने यौगिक के मोल ज्ञात किए और फिर उससे तत्वों के मोल ज्ञात किए। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि यदि कहीं ऐसा हो कि आपको यौगिक का भार दिया गया हो लेकिन आपसे तत्वों के मोल या परमाणुओं की संख्या पूछी गई हो, तो पहले आप यौगिक के मोल ज्ञात कर लेंगे, फिर आप परमाणुओं के मोल ज्ञात कर लेंगे, और यदि आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। यानी कार्बन के मोल कितने होंगे, 6 × 6.023 × 10⁻3। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, 12 × 6.023 × 10⁻23। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, 6 × 6.023 × 10⁻3। ठीक है ना बच्चों, बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि यदि गैस का आयतन हमें दिया हो। देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बात मैं अब आपको बताऊंगा वो सिर्फ गैस पर अप्लाई होगी, ये बात सॉलिड या लिक्विड पर अप्लाई नहीं होगी। आप ऐसी गलती मत करना कि आप इसी सूत्र को सॉलिड या लिक्विड के लिए भी प्रयोग कर दो, ठीक है ना। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अवस्था होती है जिसको हम एसटीपी या एनटीपी अवस्था कहते हैं, तो एसटीपी अवस्था में किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर्स होता है। एसटीपी कंडीशंस पर 1 मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ये हमारे पास एक फैक्ट आ गया कि एसटीपी अवस्था में किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब देखिए
यदि आपको एसटीपी पर गैस का आयतन दिया हुआ हो लीटर में, एसटीपी पर गैस का आयतन दिया हुआ है लीटर में और आपको मोल ज्ञात करने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। आप उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें। और यदि आपको आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप इसे 22,400 से डिवाइड कर दीजिए, या अगर आपका मन ना माने तो आप इसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, हमने जो ये सारी बात पढ़ी है, अगर हम इसको समराइज करना चाहें, हम ये देखना चाहें कि छोटे से रूप में ये किस तरह से होगा, तो देखिए बच्चों, यदि आपके पास एक मोल है किसी तत्व के, अगर आपके पास एक मोल है किसी तत्व के और आप उसे संख्या में बदलना चाह रहे हैं, तो एक मोल किसके बराबर होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर, ठीक है ना। देखिए, अगर आपके पास किसी तत्व के एक मोल है और आप उसे संख्या के बराबर रखना चाहते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। और यदि आप उसे भार, वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमेशा उस तत्व के ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। देखिए, किसी तत्व के एक मोल अगर भार में आप देखना चाहते हैं तो हमेशा उस तत्व के ग्राम परमाणु भार के बराबर होंगे, और अगर आप संख्या में देखना चाहते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। अब देखिए, क्योंकि एक मोल संख्या में इसके बराबर है और एक मोल वजन में इसके बराबर है, जब ये दोनों मोल के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होने चाहिए, ये आपस में भी बराबर होंगे। अब देखिए, इस सूत्र की सहायता से आप किसी तत्व के भार को मोल में बदल सकते हैं, उसे परमाणुओं की संख्या में बदल सकते हैं, आप किसी मोल को भार में बदल सकते हैं या संख्या में बदल सकते हैं, या आप संख्या को मोलों में बदल सकते हैं या भार में भी बदल सकते हैं। तो वहां आपको केवल इसी फार्मूले से काम चल जाएगा, ये जो एक फार्मूला है इसी से आपका काम चल जाएगा। अब आगे देखिए जरा, एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये यौगिक के लिए है, वो किसके लिए था, तत्व के लिए, और ये किसके लिए होगा, यौगिक के लिए। देखो बच्चों, यदि आपके पास किसी यौगिक के एक मोल है और आप उसे संख्या में बदलना चाहते हैं तो एक मोल यौगिक 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के बराबर होगा। और यदि आप उसे भार में देखना चाहते हैं तो वो हमेशा ग्राम अणु भार के बराबर होगा। उस यौगिक का जो भी ग्राम अणु भार होगा वो हमेशा एक मोल के बराबर होगा। उस यौगिक के अवोगाद्रो संख्या के बराबर जो अणु होंगे वो हमेशा एक मोल के बराबर होंगे। और इसी प्रकार भार और संख्या भी एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि किसी यौगिक के ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई। अब यहां हमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन क्या होगा कि यदि आपके पास यौगिक एक गैस है, देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो अब हम बात कर रहे हैं ये गैस के लिए कर रहे हैं। ये बात सिर्फ गैस पर अप्लाई होगी, आप किसी द्रव पर या ठोस पर इसको अप्लाई मत करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। तो यदि आपके पास कोई गैस है और वो एसटीपी कंडीशंस पर है तो गैस का एक मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको सब आज समझाया है ये मोल कंसेप्ट के बारे में है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट
के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, इसके जो फॉर्मूले हैं इनको याद करना, ताकि आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलने का समय हो गया है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।